बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इन्फ्लेमेशन एंड द रिपेयर। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर के जो समरी वाले टेबल्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स हैं और इसके अलावा जेनेटिक्स इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को पहले देख लेना, ठीक है, और इनको भी देख लेना। ये सारी वीडियोस आपको इनके सेपरेट चैप्टर वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, लाइक इन्फ्लेमेशन वाली प्लेलिस्ट है। तो इन्फ्लेमेशन की सबसे पहले हम जनरल फीचर्स और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेमेशन एक बेनिफिशियल होस्ट रिस्पांस होता है किसी फॉरेन इन्वेडर्स या इन्फेक्शियस माइक्रोब और डैमेज टिश्यू के रिस्पांस में होता है। बेनिफिशियल और प्रोटेक्टिव होता है। इसके अलावा कभी कभार कुछ कंडीशन के अंदर ये पैथोलॉजिक भी हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के जो दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, पहला है वेस्कुलर रिएक्शन और सेलुलर रिस्पांस। दोनों मीडिएटर से एक्टिवेट होते हैं। ये मीडिएटर प्लाज्मा प्रोटीन से और वेरियस सेल से डिराइव्ड होते हैं। इन्फ्लेमेशन के 5 स्टेप्स होते हैं, याद करने के लिए 5R। नंबर 1 रिकॉग्निशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट या नेक्रोटिक टिश्यू। नंबर 2 रिकरेंटमेंट होती है ल्यूकोसाइट की। नंबर 3 इस एजेंट को रिमूव करते हैं। नंबर 4 रेगुलेशन होती है। नंबर 5 रिपेयर या रेजोल्यूशन होता है। जो एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है डिपेंड करता है, इनके जो डिफरेंस होता है वो डिफर करती है काइनेटिक्स के अंदर, प्रिंसिपल सेल्स में, यानी एक्यूट के अंदर न्यूट्रोफिल और क्रॉनिक के अंदर मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस आना शुरू हो जाती है। एक्यूट के अंदर इंजरी रिलेटिवली माइल्ड होती है, क्रॉनिक के अंदर रिलेटिवली इंजरी ज़्यादा सीवियर होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का आउटकम ये हो सकता है कि या तो नॉक्शियस स्टिमुलस एलिमिनेट हो गया और टिश्यू की रीजनरेशन या फिब्रोसिस स्टार्ट हो गया है, या फिर वो परसिस्टेंट इंजरी बन के क्रॉनिक बन गया है। जो इन्फ्लेमेशन के कॉजेज होते हैं इसमें इन्फेक्शन है, टिश्यू नेक्रोसिस है, फॉरेन बॉडीज है, ट्रॉमा है और इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक हो गया। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब। तो एपिथेलियल सेल, टिश्यू के मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, ल्यूकोसाइट और दूसरे सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्फेक्शियस माइक्रोब को नेक्रोटिक टिश्यू के सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करने के बाद इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट करवा देते हैं। ओके, अब हम पहला देख लेते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर वेस्कुलर रिएक्शन और सेलुलर रिस्पांस देखने को मिलता है। तो जो वेस्कुलर रिएक्शन के अंदर वेसोडाइलेशन और वेस्कुलर परमिएबिलिटी है। जो वेसोडाइलेशन होती है केमिकल मीडिएटर की वजह से होती है, स्पेसिफिकली हिस्टामिन। वेसोडाइलेशन की वजह से एरिथीमा और ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। दूसरा है वेस्कुलर परमिएबिलिटी का ज़्यादा हो जाना। जो वेस्कुलर परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है तो हिस्टामिन की वजह से, ब्रैडिकाइनिन की वजह से होती है। ओके, तो पहला मैकेनिज्म है कि हिस्टामिन और ब्रैडिकाइनिन जो इंटर एंडोथेलियल गैप को बढ़ा देते हैं। दूसरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ल्यूकोसाइट इंड्यूस्ड एपिथेलियल इंजरी, यानी एपिथेलियल इंजरी की वजह से हो सकती है या मीडिएटर की वजह से हो सकते हैं, लाइक हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन। वेस्कुलर परमिएबिलिटी के ज़्यादा होने की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन और ल्यूकोसाइट लीक करना शुरू कर देती है जो कि होस्ट डिफेंस के मीडिएटर होते हैं। तो ये ब्लड वेसल को लीव करने के बाद ये उस जगह पे आ जाएगा जहाँ पे इन्फेक्शियस माइक्रोब है या टिश्यू का डैमेज है। जो फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल से लीक करता है तो वह एडिमा बन जाएगा, स्पेसिफिकली एक्सुडेट। जो लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फ नोड है, ये भी इन्फ्लेमेशन के अंदर आती है। ये रेडिनेस और स्वेलिंग शो करती है जिस तरह नॉर्मल ब्लड वेसल होती है। अब बारी है सेलुलर रिस्पांस की। जो ल्यूकोसाइट होते हैं ये ब्लड से रिकरेंटमेंट होके एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में आ जाते हैं जहाँ पे इन्फेक्शियस माइक्रोब या नेक्रोटिक टिश्यू है। ओके, जो यानी पहले इनकी कीमोटैक्सिस होती है। तो ये सारे स्टेप्स क्या होते हैं? पहले जो ल्यूकोसाइट की रिकरेंटमेंट होती है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले लूज अटैचमेंट होती है और फिर रोलिंग होती है। रोलिंग को मीडिएट करने वाले सिलेक्टेंस होते हैं। स्टेबल एडियन को मीडिएट करने वाले इंटेग्रेंस होते हैं, जबकि ट्रांस एंडोथेलियल माइग्रेशन को कंट्रोल करने वाले पी कैम होते हैं। इंटरसेलुलर एडियन मालिक्यूल्स होते हैं। बहुत सारे साइटोकाइंस होते हैं जो सिलेक्टिन और इंटेग्रिन के लाइगेंड्स के एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं, स्पेसिफिकली ऑन द एंडोथेलियम। ओके, इसके अलावा इंटेग्रिन की एविडिटी को बढ़ा देते हैं। तो जो वो कौन से साइटोकाइन है जो सिलेक्टिन और इंटेग्रिन के लाइगेंड्स के एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं? तो इसके अंदर एग्जांपल है टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1। कीमोकाइन इंटेग्रिन की एक्टिवेशन करवा देते हैं। ओके, ठीक हो गया। जबकि जो ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन होती है वो भी कीमोकाइन की वजह से होती है और बहुत सारे साइटोकाइन जो टिश्यू के मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, नेक्रोटिक टिश्यू को। न्यूट्रोफिल अर्ली रिएक्शन के अंदर या अर्ली फेज के अंदर, जबकि मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आ जाती है। अब ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन एंड द रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट। जो ल्यूकोसाइट होती है WBC होती है, माइक्रोब को और डेड सेल को एलिमिनेट करते हैं बाय फेगोसाइटोसिस। पहले फेगोसाइटोसिस करते हैं, फिर फेगोलाइसोसोम बनेगा, उसकी डिस्ट्रक्शन करवा देंगे। जो डिस्ट्रक्शन होती है वो फ्री रेडिकल से होती है। फ्री रेडिकल ROS और NO होते हैं। ये एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट और लाइसोसोमल एंजाइम इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जो न्यूट्रोफिल होते हैं कभी कभार अपने न्यूक्लियर कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं और न्यूक्लियर कंटेंट एक्सट्रूजन की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप बन जाएगा और ये ट्रैप माइक्रोब को ट्रैप करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देगा। एंजाइम और ROS एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सीक्रेट होते हैं। जो नेट बनता है ना उसके अंदर सीक्रेट होती है। ओके, जो मैकेनिज्म जो माइक्रोब को डेड टिश्यू का एलिमिनेट करवाते थे वो मैकेनिज्म हमारे नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज कर सकते हैं। इन शॉर्ट इन्फ्लेमेशन के 2 रोल होते हैं, फिजियोलॉजिकल रोल और पैथोलॉजिकल रोल। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं
एक्शन ऑफ प्रिंसिपल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो वेजोएक्टिव अमाइन है लाइक हिस्टामीन है, वेजोडाइलेशन करवाती है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है। रैकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन। ओके, अब इनकी सेवरल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, तो ये वेस्कुलर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। लाइक अगर मैं आपको टेबल से बताना चाहूँ तो टेबल के अंदर ये लिखा है कि जो वेजोडाइलेशन होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की वजह से, E1 की वजह से, E2 की वजह से, D2 की वजह से होती है। कॉन्स्ट्रक्शन थ्रोम्बोक्सिन A2C D E की वजह से होती है। वेस्कुलर परमिएबिलिटी C4 D4 E4 की वजह से होती है। कीमोटैक्सिस और ल्यूकोसाइट की एडहियन ल्यूकोट्राइन B4 और HETE की वजह से होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो बॉक्स है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ये प्रोलॉन्ग होस्ट रिस्पॉन्स होता है इन केस ऑफ परसिस्टेंट स्टिमुलस, या कभी कभार ऐसा होता है कि जो फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा बन जाता है, इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिविटी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर, या प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के केस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। यानी ये ऐसे माइक्रोब्स जो एलिमिनेशन को रेजिस्ट करते हैं या इम्यून रिस्पॉन्स हमारे सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट, तो उसको ऑटो इम्यून या एनवायरमेंटल एंटीजन के अगेंस्ट, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर, ऑटो इम्यून के अंदर, एलर्जी के अंदर, या ऐसे माइक्रोब जो एलिमिनेशन को रेजिस्ट करते हैं, या टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सपोजर लाइक सिलिका, इन सब के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। ओके, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्फ्लेमेशन के साथ टिश्यू की इंजरी और रिपेयर, यानी तीन चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती है। इन्फ्लेमेशन, टिश्यू की इंजरी और रिपेयर बाय स्कारिंग। जो सेलुलर इन्फिल्ट्रेट होता है उसमें मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट है, प्लाज्मा सेल है और ल्यूकोसाइट होते हैं क्रॉनिक के अंदर। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऐसे साइटोकाइन से मीडिएट होती है जो कि मैक्रोफेजेस से और लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं, स्पेसिफिकली टी लिम्फोसाइट। जो मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट, इनका बाई डायरेक्शनल इंटरेक्शन होता है, मतलब मैक्रोफेज मतलब एक्टिवेट हो जाए तो वो टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है, टी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं बाय इंटरफेरोन गामा। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का पैटर्न होता है जिसमें टी सेल और मैक्रोफेज की एक्टिवेशन होती है इन केस ऑफ एनी एजेंट विच इज रेजिस्टेंट टू इरेडिकेशन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस, साइफिलस, कैट स्क्रैच डिजीज, सार्कोइडोसिस और क्रॉन डिजीज। इन्फ्लेमेशन के लोकल इफेक्ट तो आपको पता है कि स्वेलिंग होती है, हीट होती है, विजुडाइलेशन वगैरह, लेकिन जो इसके सिस्टमिक इफेक्ट होते हैं उसमें फीवर है, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स है, ल्यूकोसाइटोसिस है और सेप्टिक शॉक होता है। फीवर कराने वाले साइटोकाइन TNF इंटरल्यूकिन 1 होता है, जबकि एक्यूट फेज रिस्पॉन्स करवाने वाला इंटरल्यूकिन 6 है। ल्यूकोसाइटोसिस कराने वाला CSF होता है, जबकि सेप्टिक शॉक करवाने वाला TNF होता है। फीवर के अंदर साइटोकाइन TNF और इंटरल्यूकिन 1 ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, स्पेसिफिकली इन द पेरीवेस्कुलर सेल। दूसरा है एक्यूट फेज रिस्पॉन्स प्रोटीन की प्रोडक्शन, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, ओके, इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है साइटोकाइन से, स्पेसिफिकली इंटरल्यूकिन 6 से, जो कि लीवर के सेल के ऊपर एक्ट करते हैं। इसके बाद है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस के केस में जो साइटोकाइन होती है CSF, ये ल्यूकोसाइट की प्रोडक्शन को और रिलीज को बढ़ा देती है। सेप्टिक शॉक TNF की वजह से होता है। इसमें तीन चीज़ें होती है, पहला ब्लड प्रेशर गिर जाना, दूसरा डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन और तीसरा मेटाबॉलिक अल्टरेशन लाइक हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है रिपेयर। अब ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनरेटिव पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ रीजनरेशन, टिश्यू को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेबाइल, स्टेबल, परमानेंट, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी। जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं लाइक लेबाइल टिश्यू, उनके पास स्टेम सेल्स होते हैं जो रेप्लिकेट करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद लोस्ट सेल को रेप्लिनिश करते हैं और ये टिश्यू की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। अब सेल की प्रोलिफरेशन होती है, सेल साइकिल कंट्रोल करता है, और जो सेल की प्रोलिफरेशन होती है ये स्टिमुलेटेड होती है ग्रोथ फैक्टर और सेल का ECM के साथ इंटरेक्शन होना। जो रीजनरेशन ऑफ लीवर है वो क्लासिकल एग्जांपल है। ओके, रीजनरेशन कैसे हो सकती है, या तो स्टेम सेल की एक्टिवेशन से, यानी स्टेम सेल की डिफरेंशिएशन से, या जो डिफरेंशिएटेड सेल की माइटोसिस से। इसके बाद हम चलते हैं रिपेयर बाय स्कार फॉर्मेशन। जो टिश्यू होते हैं वो स्कार फॉर्मेशन यानी कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन से रिपेयर होते हैं अगर दो कंडीशन है, या तो इंजरी को ज़्यादा सीवियर हो गई है या फिर इंजर्ड टिश्यू के अंदर रीजनरेटिव पावर नहीं है। जो मेन कंपोनेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू रिपेयर के वो एंजियोजेनेसिस है, माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट है, और तीसरा कोलेजन की सिंथेसिस है, चौथा कनेक्टिव टिश्यू रीमॉडलिंग है। इन शॉर्ट एंजियोजेनेसिस है, कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन है, और नंबर 4 होता है कनेक्टिव टिश्यू रीमॉडलिंग है। जो रिपेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू से वो ग्रैनुलेशन टिश्यू से स्टार्ट होती है और फाइब्रस टिश्यू के लेइंग डाउन पे आके खत्म हो जाती है। बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर सेल टाइप के प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है ये पोटेंट फाइब्रोजेनिक एजेंट है। ओके, ठीक हो गया। जो ECM की डेपोजिशन होती है वो डिपेंड करता है कि बैलेंस क्या है, बैलेंस बिटवीन द फाइब्रोजेनिक एजेंट और मेटालोप्रोटीनेस। फाइब्रोजेनिक एजेंट फाइब्रोटिक टिश्यू को डेपोजिट करते हैं, मेटालोप्रोटीनेस ECM को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और इसके अलावा TIMP भी होता है। अब TIMP क्या होता है, इनके इनहिबिटर्स होते हैं मेटालोप्रोटीनेस के। ओके, अब लास्ट टॉपिक है क्यूटेनियस वुंड हीलिंग का, तो वो है मेन फेजेस ऑफ, जो मेन फेजेस होते हैं क्यूटेनियस वुंड हीलिंग के, स्किन के, पहला इन्फ्लेमेशन है, दूसरा ग्रैनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन और तीसरा ECM की रिमॉडलिंग होती है। तो क्यूटेनियस वुंड की हीलिंग है दो मैकेनिज्म से होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फर्स्ट इंटेंशन, सेकेंडरी
सेकेंडरी इंटेंशन या सेकेंडरी यूनियन। जो सेकेंडरी हीलिंग होती है इसमें ज़्यादा स्कारिंग होती है, ज़्यादा वुंड की कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब वुंड की हीलिंग अल्टर हो सकती है बहुत सारी कंडीशन से, यानी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वुंड की हीलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है। तो वह कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर वुंड की हीलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, तो आपको एटलीस्ट इनका आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशन होती है। ओके, तो उन कंडीशन के नाम है इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ है, न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, मैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं। ओके, इसके अलावा पुअर परफ्यूजन होती है टिश्यू की, फॉरेन बॉडी है, या लोकेशन ऑफ इंजरी या टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ टिश्यू इंजरी। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो टिश्यू रिपेयर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर ईसीएम की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो हाइपरट्रॉफिक स्कार हो सकता है, कीलॉइड की फॉर्मेशन होती है। कीलॉइड जब होगा जब वो वूंड की बाउंड्री से एक्सेस कर जाएगा, यानी जहाँ पे वूंड था उसकी बाउंड्री से भी आगे या कुछ ज़्यादा डेपोजिशन हो जाती है। जबकि हाइपरट्रॉफिक स्कार के अंदर जो फिब्रोटिक टिश्यू होता है उस पार्टिकुलर वूंड तक लिमिटाइज होता है। ठीक है, इस पार्टिकुलर वूंड तक अगर लिमिटाइज होगा या लिमिट होगा तो हाइपरट्रॉफिक स्कार, लेकिन अगर उसकी बाउंड्री से भी बियॉन्ड ग्रो करना शुरू कर देगा तब इसको बोलेंगे कीलॉइड। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा सेल इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन है। इस चैप्टर की हमने समरी को तैयार कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।